हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपका एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट। सो हम देखेंगे कौन सा ऐसा एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था और कौन कौन से वो कॉन्टिनेंट थे, और इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। और हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए आसान होगा इसको समझने में और लर्न करने में। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द थ्री कॉन्टिनेंट वेयर रोमन एम्पायर वाज एक्सपैंडेड। ठीक है, कौन सा 3 कॉन्टिनेंट था जहाँ पे रोमन एम्पायर फैला हुआ था। ये था यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, यूरोप में था पूरा रोमन एम्पायर, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में था और नॉर्थ अफ्रीका अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर का क्या कहाँ तक फैला हुआ था और क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन था। हम देखते हैं, पहला पॉइंट है, नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ रोमन एम्पायर वाज मार्क्ड बाय 2 रिवर, डानोबे एंड राइन। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में डानोबे रिवर जो था वो आपको रशिया के सदर्न पार्ट में है, और राइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये रिवर है। और ये जो था उसका नॉर्दर्न मोस्ट फ्रंटियर था। ठीक है, सहारा डेजर्ट इन द साउथ, साउथ में हम अफ्रीका में आ जाएंगे। सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट इन द साउथ, सहारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ में है, लेकिन रोमन एम्पायर का साउथ सदर्न पार्ट जो था वो सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ था, हैव ए ह्यूज एक्सपेंशन। उसके बाद रोमन एम्पायर वाज डोमिनेटेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड द रीजन अराउंड इट। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी मतलब यूरोप का जो पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप जो है, सपोज मान लो तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और ये पार्ट जो था यहाँ पे इनका ज़्यादा डोमिनेंस था। स्पेशली अफ्रीका में जो था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ऊपर वाला पार्ट, और यूरोप में चले जाओ तो यहाँ पे यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के बीच में डानोबे रिवर है वो है, और बाकी सॉरी राइन रिवर है, और डानोबे जो है आपका रशिया के सदर्न पार्ट में है। ठीक है, ये है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, द टू पावरफुल एम्पायर रोम एंड ईरान रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, दो पावरफुल एम्पायर जो है वो कौन से थे, रोमन एम्पायर एंड ईरान। ठीक है, द रोमन एंड ईरानियन रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट इन द पीरियड फ्रॉम बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी। यानी कि हम देखते हैं ईरानियन एम्पायर, ठीक है, और रोमन एम्पायर, ये दो एम्पायर जो थे इन्होंने रूल किया था फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट है पॉइंट की, देयर एम्पायर आर सेपरेटेड बाय द नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेटस। तो यूफ्रेटस नदी जो है यूरोप में, सॉरी एशिया में, इस तरफ जो था रोमन एम्पायर था और इस नदी के इस तरफ जो था आपका ईरानियन एम्पायर था। ठीक है, ये लोकेशन है आपका जो रोमन एम्पायर का एक्सटेंड क्या क्या था, जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट है हमारा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोमन पॉलिटिकल सिस्टम। हम बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। द एम्पायर, द एम्परर, अरिस्टोक्रेसी, द आर्मी वर द मेन प्लेयर्स इन द रोमन पॉलिटिकल सिस्टम। तीन प्लेयर थे। एक तो एम्परर जो राजा था, दूसरा सीनेट, सीनेट के बारे में हम समझेंगे कौन था, और आर्मी, 3 पिलर थे और इसी पे पूरा रोमन एम्पायर जो था वो बेस्ड था। ठीक है, देखो, ऑल इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट टू ए सिंगल रूलर, बट दे फॉलोड वेरियस कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रेस। हालांकि एक ही एम्पायर था जो कि एम्परर था जो कि पूरा कंट्रोल करता था, लेकिन अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वहाँ पे। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर, इन सब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, द रीजन एस्टैब्लिश्ड बाय अगस्टस जो था द फर्स्ट एम्परर, इसको बोलते हैं फर्स्ट एम्परर, इन 27 BC। ठीक है, अगस्टस
जो फर्स्ट एम्परर था। तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट एम्परर, एंड ही वाज कॉल्ड प्रिंसिपेट। ठीक है, प्रिंसिपेट बोला जाता था। क्यों बोला जाता था प्रिंसिपेट? मतलब होता है प्रिंस, प्रिंसेप, और लैटिन वर्ड लीडिंग टू लीडिंग सिटीजन। प्रिंसिपेट मतलब, प्रिंसिपेट मतलब होता है लीडिंग सिटीजन। वो अपने आप को एम्परर नहीं बोलता था, बोलता था कि ही इज ए लीडर ऑफ द सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर, लीडिंग सिटीजन है। ऑल्दो अगस्टस वाज सोल रूलर एंड द रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, बट द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव। अब देखो क्या था ना कि एक्चुअली क्या था कि ये सोल अथॉरिटी था, सब कुछ इसी यही कंट्रोल करता था, लेकिन जो पहले का परंपरा था उसको एक तरह से अलाइव रखना था। क्या था कि वो एक तरह से लीडिंग सिटीजन था। ही वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर, ऐसा माना जाता था, लेकिन वो एब्सोल्यूट रूलर था, वो सारा अथॉरिटी उसी का था। दिस वाज डन आउट ऑफ द रेस्पेक्ट फॉर सीनेट। एक्चुअली सीनेट जो थे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि रोम को पहले कंट्रोल करते थे। 27 बीसी से पहले रोम को कंट्रोल करने वाले सीनेट थे। ठीक है, लेकिन अगस्टस ने क्या किया था, उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन क्यों? इनको रेस्पेक्ट देने के लिए अभी भी वो अपने आप को एम्परर नहीं बोलता था, बल्कि बोलता था कि वो लीडिंग सिटीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है सेनेट एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज व्हेन इट वाज रिपब्लिक, हैड बीन रिमेन्ड ए बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेसी। आमतौर पर सीनेट कौन था? जो रिच क्लास के लोग थे उनकी रिप्रेजेंटेटिव को हम सीनेट बोलते हैं, और ये पहले से ही था वहां पे। और ये रोम के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी आने तक इनका जो है इंपॉर्टेंस कम होने लगा था और अगस्टस का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया था। वो अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर समझने लगा था, इनफैक्ट था भी। लेकिन इनकी इज्जत को कम ना होने, इनकी रेस्पेक्ट को कम ना होने देने के लिए उसने अपने आप को, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ एज ए एम्परर, ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज ए प्रिंसिपेट, मींस लीडिंग सिटीजन। रोम हैड ए प्रोफेशनल आर्मी। तो ये हो गया हमारा, मैंने आपको ऊपर बताया 3 पिलर थे। पहला जो था एम्परर था, जो कि अगस्टस था उस समय, और दूसरा सीनेट के बारे में बताया मैंने, और अब थर्ड पिलर जो है वो आर्मी था। तो आर्मी के बारे में हम देखते हैं क्या, रोमन आर्मी हैड ए प्रोफेशनल आर्मी। अब देखो, एक होता है प्रोफेशनल आर्मी, एक होता है कि जो जब जब वार होता है तब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, उनके पास प्रोफेशनल आर्मी था जो रेगुलर बेसिस पे काम करते थे, उनको सैलरी मिलता था। वे सोल्जर्स हैड टू पुट इन मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स इन सर्विस। तो अगर कोई आदमी सोल्जर्स अपॉइंट होता था तो उसे 25 ईयर तक काम करना होता था। द आर्मी वॉज लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज बॉडी इन द एम्पायर विथ 6 लाख सोल्जर्स थे। बहुत उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था, उसके बावजूद भी 6 लाख सोल्जर होना 4th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द एम्पायर, बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन और ग्रीक यूज किया जाता था। वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शासन व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज किया कोर्ट वगैरह में। ठीक है, सो वर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। द रोमन एम्पायर हैड 2 टाइप्स ऑफ टेरिटरी, एक तो डिपेंडेंट टेरिटरी था, किंगडम था, और एक प्रोविंशियल किंगडम था। तो ठीक है, 2 तरह के टेरिटरी थे, डिपेंडेंट एंड प्रोविंशियल। द एक्सटर्नल वारफेयर वाज कॉमन इन फर्स्ट 2 सेंचुरी। एक्सटर्नल वारफेयर मतलब दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई। जैसे द एम्पायर inhabited by Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary। देखो, जब टिबेरियस ने एम्पायर व्हेन ही सक्सीडेड, तब क्या हुआ था कि उस समय हम देखते हैं कि एम्पायर इतना बड़ा था कि अब और बड़ा करने का जरूरत नहीं था, इसलिए कोई लड़ाई वगैरह, वार वगैरह नहीं किया गया। पब्लिक बात वाज ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। सो इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक बात, आमतौर पे लोग जैसे स्विमिंग पूल होता है इस तरह का पब्लिक बात हुआ करता था, एंड पीपल यूज्ड टू गो एंड एंजॉय पब्लिक बात। तो ये भी एक फीचर था वहाँ का पब्लिक लाइफ के लिए। तो हमने देखा कि परमानेंट आर्मी होते थे, प्रोफेशनल आर्मी होते थे। सीनेट के बारे में हमने देखा कौन था सीनेट, और एम्परर जो था अगस्टस के बारे में, और दूसरे एम्परर के बारे में हमने देखा इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, सो व्हाट वाज द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। ठीक है, अब देखो, द 3rd सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेन, सॉरी इंटरनल स्ट्रेन, यानी कि
आंतरिक मामले में विद इन द एम्पायर कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गया। फ्रॉम 230 द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन द सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली। तो हम देखते हैं कि इनको हर फ्रंट में मैंने बताया था यूरोपियन फ्रंट में हो गया, अफ्रीकन फ्रंट में, और इवन ईस्ट में जो था वो ईरानियन फ्रंट में, वहाँ पे भी इन्हें एग्रेशन यानी कि अटैक वगैरह होना शुरू हो गया। ठीक है, सो इन 223 एन एग्रेसिव डायनेस्टी emerged इट फ्रॉम ईरान कॉल्ड ससानियन डायनेस्टी। ठीक है, सो हम देखते हैं ईरान मतलब ईस्ट में ससानियन एम्पायर स्टैब्लिश होता है, और ये एम्पायर जो था विद इन जस्ट 15 ईयर्स इट एक्सपैंडेड इन ऑल डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेटस। तो मैंने बताया था ना, यूफ्रेटस जो था वो ईस्टर्न बाउंड्री था रोमन एम्पायर का, लेकिन यहाँ पे ससानियन एम्पायर स्टैब्लिश होने लगता है और धीरे धीरे पावर को एक्सपैंड करने लगते हैं। और पावर को जब एक्सपैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल अटैक रोमन एम्पायर। ठीक है, जो कि इस नदी के इस तरफ जो था रोमन एम्पायर था। Many of the Germanic tribe begin to move against the Rhine and Danube frontier. यूरोप में राइन और डानोबे दो नदी थे, वो जो फ्रंटियर था आपका, उस फ्रंटियर के उस तरफ जो जर्मनिक ट्राइब जो थे वो रहते थे, और ये लोग भी स्टार्टेड अटैक करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, आई मीन नॉर्दर्न फ्रंट से। ठीक है, द होल पीरियड फ्रॉम 233 टू 280 सॉ रिपीटेड इन्वेशन, और करीब करीब बहुत सारे इन्वेशन आक्रमण हुआ रोमन एम्पायर पे। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्पायर इन थर्ड सेंचुरी, 25 एम्पायर इन 47। देखो 47 ईयर में, जस्ट 47 ईयर में 23 राजा एम्पायर चेंज हुए, एम्पायर चेंज हुए, और ये अपने आप में शो करता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इनस्टेबिलिटी होगा, और ये एक तरह से वीकनेस शो करता है रोमन एम्पायर का। और एक एग्जांपल दिया हुआ था शाहपुर फर्स्ट, द ईरानियन रूलर, जो बताया था मैंने, ईरानियन रूलर जो यूफ्रेटिस नदी के वेस्ट में ईरानियन एम्पायर था, जो कि अटैक करना शुरू कर दिया था अब रोमन एम्पायर में। क्लेम टू हैड that he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured eastern capital of Antiochus। ठीक है, तो उसने क्या किया था 60, तो इसने ये बोला था कि एनिहिलेट मतलब खत्म करना, मैसेकर करना, एक तो मार देना रोमन आर्मी को जो कि 60,000 थे, उसको उसने डिफीट किया था और उनको खत्म कर दिया था, जो कि एंटियोक जो था, जो ईस्टर्न कैपिटल था वहां पे। ठीक है, तो ये सब क्या शो कर रहा है कि रोमन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। उसी डिक्लाइन को ही हम थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का नाम दिया जाता है, जो कि थर्ड सेंचुरी में बेसिकली हुआ था, 230 223 इस तरह से, 233 280 ये थर्ड सेंचुरी है, तो इसमें ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन रोमन सोसाइटी। क्या औरतों का क्या रोल था, क्या वो इक्वल रोल प्ले करते थे या नहीं, देखते हैं। one of the important feature of Roman society was widespread prevalence of nuclear family। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं हम। जॉइंट फैमिली मतलब होता है कि ये कजन वगैरह ये सभी साथ में रहते हैं, तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली हुआ करता था, पहला फीचर है। द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज, आफ्टर मैरिज द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर to her husband's authority but retain full right in the property of her family। ठीक है, क्या था कि जैसे मान लो कि शादी हो गया, ठीक है, शादी के बाद वो नो डाउट दे यूज्ड टू गो टू देयर हस्बैंड के यहाँ जाते थे, लेकिन यहाँ का प्रॉपर्टी का भी राइट इनके पास होता था। ठीक है, फुल राइट होता था, जो कि पहले हुआ करता था। सो वुमेन डाउरी, जो औरतों को डाउरी मिलता था, वो क्या होता था एट द टाइम ऑफ मैरिज, द वुमेन रिमेन प्राइमरली हेयर ऑफ द हर फादर एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर आफ्टर फादर्स डेथ। और इस तरह से फादर के उत्तराधिकारी होते थे, और फादर के मरने के बाद सारा प्रॉपर्टी जो था वो एक तरह से ये वुमेन को भी मिल जाता था। ठीक है, और डाउरी भी दिया जाता था एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो कि हस्बैंड को चला जाता था। ठीक है, सो वुमेन्स डाउरी वेंट टू हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज, लेकिन अब उसे अपने फादर के प्रॉपर्टी से पूरा राइट था। द रोमन वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट इन ओइंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। इनको राइट था कि वो अपना प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक फीचर है। मोर देन ए नोटिस, सॉरी,
property. Divorce was relatively easy and needed no more than a notice of intent to dissolve the marriage by either husband or wife. तो तलाक जो था आसानी से मिल जाता था, डाइवोर्स सिर्फ नोटिस दे के आप सेपरेट हो सकते थे. मैरिज was generally arranged and there is no doubt that women were often subjected to dominance of their husband. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आमतौर पे जो मैरिज था वो अरेंज होता था, बट वुमेन जो थी वुमेन के मेल आई मीन हस्बैंड के डोमिनेंस में उनके डोमिनेट करते थे सोसाइटी में हस्बैंड. ठीक है, ऑफन मेल मैरिड इन देयर लेट 20s. तो मेल जल्दी शादी होता था लेट 20s में, और वुमेन जो थी वर ऑफन मैरिड ऑफ इन बिटवीन अर्ली 20s. ठीक है, बिटवीन और अर्ली 20s में. सो द एज गैप जो था हस्बैंड और वाइफ का जो था वाज एन, सो देयर वाज एज गैप. मान लो कि हस्बैंड का मैरिज हुआ 32 में या 28 में, ठीक है, 29 में हुआ, और वाइफ जो थी उस समय 21 ईयर की थी या 22 ईयर की. सो गैप हुआ करता था हस्बैंड वाइफ के एज में. फाइनली फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन सम टाइम टू द शॉकिंग डिग्री. यानी फादर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था अपने बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा. इवन दे कुड पनिश ऑल्सो सिवियरली. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन कि वुमेन का रोल क्या था रोमन सोसाइटी में. नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लिटरेसी इन रोमन एम्पायर. क्या पोजीशन था लिटरेसी का, पढ़ाई लिखाई का. कैजुअल लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर. सो हम देखते हैं कि जो लिटरेसी था वो एक जैसा नहीं था, कहीं ज़्यादा था कहीं कम था पूरा एम्पायर में. Pompeii, which was buried in the volcanic eruption in 79 में, ठीक है, BC में. देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी. ठीक है, वहां पे वो एक्चुअली क्या था कि वोल्केनो से वो पूरा शहर जो था वो दफन हो गया था. ठीक है, लेकिन बाद में जब एक्सकवेशन हुआ तो वहां पता चला कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे देते हैं. वॉल कंटेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट. वहाँ जो दीवारों पे ना एडवर्टीजमेंट होते थे लिखा हुआ. तो लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट मतलब क्यों, जबकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों तभी तो लिख के एडवर्टीजमेंट को शो किया जाता था. सो लिटरेसी वाज सर्टेनली मोर वाइड स्प्रेड अमंग द सर्टन कैटेगरी सच एज सोल्जर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, स्टेट मैनेजर हो गए. इन लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे और जो लेबर का काम करते थे वो लोग कम पढ़े लिखे होते थे. ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर का क्या कल्चर था. एक तो जो पहला जो था कि वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट एंड लोकल डाइटीज. तो यहाँ पे धर्म के नाम पे बहुत डिफरेंसेस थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग सेक्ट के लोग रहते थे. कल्ट हो गया जिसको बोलते हैं, या लोकल डाइटीज भी थे सब जगह अलग अलग. ठीक है, सो प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज वाज फाउंड. तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज वर स्पोकन इन रोमन एम्पायर. बहुत तरह के भाषा बोले जाते थे, ये भी एक उनका कल्चर था. द स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम जो था ये भी उनका अलग, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया को उन लोग रूल करते थे. तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो जिस तरह के कॉस्ट्यूम और ड्रेसेस सहारा रीजन में पहना जाता है वही कॉस्ट्यूम और जो ड्रेसेस है वो मेडिटेरेनियन जहाँ ठंड होता है वहाँ पे पहना जाता होगा. सो इस देयर वाज डिफरेंसेस इन दैट ऑल्सो. द फूड पीपल एट, इवन इन दैट ऑल्सो देयर वाज डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ vast geographical area that they used to rule. Their forms of social organization भी अलग था. So this is culture जो था, there was widespread differences in the culture in the empire. ठीक है, राइट ए नोट ऑन द रोमन इकोनॉमी. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या थर्ड क्राइसिस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी आप ध्यान से करना. द एम्पायर हैड ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर. तो उनका अपना इकोनॉमी जो था बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था. बेसिक फैसिलिटी जो थे, जैसे हार्बर थे, हार्बर मतलब होता है पोर्ट वगैरह, माइंस हो गए, क्वारीज हो गए, ब्रिक यार्ड हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फैक्ट्रीज, ये सब बहुत सारा. और हम देखते हैं कि वहाँ पे पाया जाता था. तो आई मीन इट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रोमन एम्पायर. ये सब इन सब रूपों में. वीट, ठीक है, वाइन एंड ऑलिव ऑयल जो था वो ट्रेड किया जाता था एंड कंज्यूम किया जाता है ह्यूज क्वांटिटी. दे मेनली केम फ्रॉम द स्पेन एंड इजिप्ट. तो आमतौर पे स्पेन और इजिप्ट में वो एरिया जो कि रोमन एम्पायर के अंडर में था वहाँ पे ऑलिव ऑयल हम देखते हैं और वाइन वगैरह जो था ये उगाया जाता था. आई मीन वाइन वहाँ का जो फ्रूट्स होते थे उससे बनाया जाता था. ठीक है, लिक्विड लाइक ऑलिव ऑयल एंड वाइन वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर. तो इन लोग क्या करते, कंटेनर हुआ करता था. ठीक है,
उस कंटेनर में वाइन वगैरह जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। इस कंटेनर को M4 बोलते थे, M4, ठीक है, AMPHORAE, M4। सो दैट वाज अ कंटेनर इन विच ओलाइव ऑयल जो था दैट वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। स्पेनिश ओलाइव ऑयल वाज वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेन में ऑलिव ऑयल जो था वो निकालने का काम करते थे और इसको एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। स्पेन ऑलिव ऑयल of this period was mainly carried in a container called Dressel 20। तो ये भी एक कंटेनर ही है जिसको हम M4 बोलते हैं, लेकिन जो स्पेन का कंटेनर हुआ करता था ना उसको एक अलग नाम दिया गया है, ड्रेसल 20, ठीक है। स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम इटालियन काउंटर पार्ट। तो पहले इटली के लोग जो थे वो ज़्यादा ऑलिव ऑयल बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे स्पेन के लोग इस मार्केट, इस बिजनेस में ज़्यादा आगे निकल गए इटालियन बिजनेसमैन से, ठीक है। सो दिस हैपेंड एज स्पेनिश प्रोड्यूसर सप्लाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लोअर एट लोअर प्राइस। एक तो क्यों ऐसा था कि स्पेनिश जो थे मार्केट कैप्चर कर लिए और इटली जो था, जो पहले डोमिनेंट पोजीशन था, वो कम होने लगा क्योंकि इनका जो था प्राइजेस कम होते थे और बेटर क्वालिटी, दो चीज़ जो था जिसकी वजह से स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गया वर्ल्ड में। द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन competed with each other for the contract of main market for the goods they produce। तो लोकल लैंड ऑर्डर जो भी उगाते थे उन लोग उसको लोकल मार्केट में बेचा करते थे और उसके लिए उनके 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 बड़े बड़े लैंड लॉर्डों के बीच में कंपटीशन भी हुआ करता था। इसका फायदा ऑब्वियसली कॉमन मैन को मिलता होगा। ट्रांस ह्यूमन मतलब क्या होता है कि ट्रांस ह्यूमन मतलब होता है कि जो कि वहाँ कॉमन था बहुत ज़्यादा, जो जैसे कि अफ्रीका में, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता था कि लोग, पहाड़ होता था, ठीक है, सो गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलता था वो पहाड़ों के ऊपर तो ये ऊपर चले जाते थे और सर्दियों में क्या होता था कि यहाँ बर्फ़ जम जाता था तो दे यूज्ड टू कम डाउन द हिल and this seasonal movement of people from hilltop to the bottom and again to the hilltop is known as transhuman। इसी को बोलते हैं transhuman, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्पेन नॉर्थ वाज लेस डेवलप्ड एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय द सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री दैट लिव्ड इन हिल टॉप विलेज कॉल्ड कैस्टेला, ठीक है। तो क्या था स्पेन में जो था ना, नॉर्थ जो था वो कम डेवलप था। जैसे मान लो ये स्पेन है, ठीक है, तो स्पेन में नॉर्दर्न पार्ट के जो लोग थे कम डेवलप थे और ये लोग जो थे इनको हम सेल्टिक स्पीकिंग फार्मर बोलते हैं, पीजेंट बोलते हैं, जो कि आमतौर पे हिल टॉप पे रहते थे, पहाड़ों के छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर रहते थे और जहाँ पे वो रहते थे उनके गाँव को हम क्या बोलते हैं, कैस्टेला बोलते हैं, ठीक है। सो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरियन एज वेल एज एडवांसेस इन वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी इन स्पेन वर वर्कड, ठीक है। तो यहाँ पे पानी वाटर एनर्जी यूज़ किया जाता था स्पेशली मशीन वगैरह चलाने में स्पेन में या अदर मेडिटेरियन रीजन में जो भी कंट्री थे उन लोगों के बीच में वहाँ पे भी, ठीक है। सो ये था कुछ इकोनॉमी में ऑयल का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे। ऑलिव ऑयल जो था, वीट वाइन वगैरह प्रेसेस ये सब भी था। स्पेन जो था किस तरह से ऑलिव ऑयल का मार्केट कैप्चर कर लेता है। पहले इटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे या लैंड ओनर्स जो थे जो भी ग्रो करते थे वो आपस में कम्पीट करते थे बेचने के लिए। ट्रांसह्यूमन मतलब होता है कि सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ द हिल ड्यूरिंग समर और फिर विंटर में अगेन कम बैक टू द, इसको ट्रांसह्यूमन था। स्पेन नॉर्थ जो था वहाँ पे लोग जो थे आई मीन कुछ एरिया जो था नॉर्दर्न एरिया जो था लेस डेवलप था और सदर्न एरिया ज़्यादा डेवलप था। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे सेल्टिक स्पीकिंग पीपल बोलते हैं और उन लोग जिस विलेज में रहते थे उस विलेज का अलग नाम दिया हुआ कैस्टेला, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वाज द फीचर ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन रोमन एम्पायर। स्लेवरी का क्या कैसे था स्लेवरी और क्या था। देखो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एंशिएंट वर्ल्ड। देखो स्लेवरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, जैसे अब इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह से गुलाम रखना भी एक वाइड स्प्रेड और डीपली रूटेड इंस्टीट्यूशन था। वहाँ पे स्लेव रखना कोई बुरा नज़र से नहीं दिखता था कि स्लेव रख रहे हैं, वो कॉमन था। जैसे हम यहाँ पे मेड रखते हैं वहाँ पे उन लोग स्लेव रखते थे। बल्क ऑफ लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म बाय स्लेव्स। ज़्यादातर काम यही करते थे
रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स, ठीक है। रोमन अपर क्लास वर ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव, तो अपर क्लास के लोग मतलब थे कि जो रिच क्लास के लोग थे वो अच्छा उनका बिहेवियर जो था स्लेवों के प्रति अच्छा नहीं था। ऑर्डिनरी पीपल जो था वो मच सिंपैथी और कंपैशन था इनके स्लेव के प्रति। स्लेव हैड टू बी फेड एंड मेंटेन थ्रू आउट द ईयर विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। देखो अगर मान लो कि कोई किस फार्मर है, पीजेंट्स है, वो 2 स्लेव रखता है, ठीक है, और खेतों में काम कर रहा था। आमतौर पे खेतों में काम जो होता था सीजनल होता था, मे बी अगर एक सीजन में काम हो रहा था बाकी ऑफ सीजन होते थे। तो स्लेव अगर आप रखते हो तो इसको थ्रू आउट द ईयर इसको फीड करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली हो जाता था। और काम मान लो 3 महीने या 4 महीना है, लेकिन आपको इनको खिलाना और इनको रखना थ्रू आउट द ईयर होता था, तो इस तरह से ये कॉस्टली पड़ता था। स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री बाय देयर मास्टर्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर। तो कभी कभी क्या होते थे कि मास्टर खुश हो जाते थे अपने स्लेव से, गुलाम से, तो उनको फ्री कर देते थे। और ऐसे लोगों को इतना नॉलेज होता बिजनेस के बारे में कि इन लोग बिजनेस मैनेजर के काम करना शुरू कर दिए बाद में, जब फ्री होने के बाद। स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग वर यूजुअली चेन टुगेदर बाय देयर फीट। अब क्या था ना कि मान लो एक खेत है, ठीक है, इस खेत में 10 स्लेब काम कर रहे हैं, तो इन 10 के स्लेब पैरों में क्या होता था, स्लेबों के पैर में चेन बना होता था। और तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस था, लेकिन वहाँ पे चेन से बांध के उनको काम कराया जाता था जिससे कि वो भाग ना जाए या, ठीक है। रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर लाइक एल्डर प्लीनी सेड, ठीक है। तो एक प्लीनी जो था एक राइटर था, उसने भी बोला है कि जो आई मीन स्लेव पर्सन को मैनेज करना, ये करना, वो एक डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। और लॉ ऑफ 398 refer to workers being branded so that they could be recognized if they run away। ब्रांडेड मतलब उनके ऊपर, जैसे आज हम देखते हैं गाय वगैरह के बैक पे हम या कहीं पे भी कुछ गर्म करके उसको हम ब्रांड कर देते हैं, जैसे जे लिख के उसको हम ब्रांड कर देते हैं हर अपने गाय के ऊपर। तो इसी तरह से स्लेव जो थे उनके ऊपर ब्रांडिंग होता था। हाँ, जैसे कि गरम लोहे को गरम करके और फिर वो स्किन के ऊपर टच करते, जैसे कि वो कुछ निशान बन जाता था। और दैट सिंबल जो था ये बोलता था कि वो किसका स्लेव है, और वो भागे ना, कहीं भागे तो इजीली हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। मेनी पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इन सर्विट्यूड फॉर द पीरियड 25 ईयर्स। कभी कभी तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो उसमें बच्चों को बेच देते थे, और वो बच्चे को जो खरीदता था उसको स्लेव के काम करता था। रूरल इंडिपेंडेंस वाज इवन मोर वाइड स्प्रेड। रूरल मतलब अर्बन शहर होता है, रूरल गांव होता है। तो विलेज में जो था आमतौर पर ज़्यादा कर्जा, लोग कर्ज में डूब जाते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था, तो उन लोग दे वर फोर्स टू सेल देयर चिल्ड्रन टू समबडी एल्स फॉर द सेक ऑफ मनी। तो दैट वाज अनदर पॉइंट ऑल्सो यहाँ पे है जो स्लेवरी के बारे में बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोमन सोसाइटी एज डिस्क्राइब बाय टैसिटस, ठीक है। देखो हमने पढ़ रखा वैसे बेसिकली इसके बारे में। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एंड रोमन, एक तो सेनेट हुआ करते थे जो कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली या रिच क्लास के लोग होते थे, लैंड ओनर वगैरह। उसके बाद इक्वेस्ट्रियन क्लास होता है, दिस क्लास यूज टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस, तो इनका काम था सिर्फ मिलिट्री प्रोवाइड करना, हाँ, कंट्री को एंड किंग को। मिडिल क्लास जो थे आमतौर पे इसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकरी करने वाला, आर्मी हो गए, रिच बिजनेसमैन हो गए, एंड फार्मर वगैरह, जो रिच फार्मर थे, बिजनेसमैन और फार्मर, वो लोग इस मिडिल क्लास में आते थे। अनकेंट लोअर क्लास, ठीक है। अनकेंट लोअर क्लास में कौन आते थे, एक तरह से जो वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, लेबरर हो गए, इन लोग जो थे ऐसे लोगों को हम लोअर क्लास के नाम देते हैं, जो कि जिसको किसी भी तरह का हेल्प वगैरह नहीं मिलता था। और उसके बाद जो था स्लेव थे, स्लेव के बारे में हमने पढ़ा है, इसको खरीदा जाता था, या कोई लोग किसी को पास पैसा नहीं होता था तो उन लोग अपने अपने बच्चों को बेच देते थे एज स्लेव मार्केट हुआ करता था। स्लेव रखना कोई खराब नहीं माना जाता था, ये एक स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन था। सो इन रोमन सोसाइटी देयर वाज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन, स्पेशली इन जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री। तो करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था उनके सोसाइटी में, इकोनॉमी में। जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन था, और इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इवन दे वर ऑल्सो वेरी करप्ट। करप्ट मतलब पैसा लेते थे वो काम करने के लिए।
अननेसेसरी पैसा। देयर वाज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ सिल्वर बेस्ड करेंसी, सो वहाँ पे करेंसी सिस्टम हुआ करता था और चांदी के सिक्के वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन फर्स्ट 3 सेंचुरी बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइन वर एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो पहले वो लोग सिल्वर यूज करते थे और ये सिल्वर आता कहाँ से, स्पेन के माइन से। धीरे धीरे स्पेन का जो माइन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसमें सिल्वर कंटेंट, तो इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे तरह के मेटल यूज करने लगे। लेकिन जब सिल्वर बहुत ज़्यादा सप्लाई होता था स्पेन से रोमन एम्पायर में, तो एट दैट टाइम सिल्वर कॉइन वाज मोर पॉपुलर। नेक्स्ट है कि द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड द मिडिल class was comparatively affluent group because it drew a bulk of its salary in gold and invested much of this in buying assets like land। तो आमतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, रोमन ब्यूरोक्रेट मतलब वो जो सरकारी नौकरी करने वाले जो थे, उन लोग बहुत धनी होते थे, ये मिडिल क्लास के अंदर आते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ये पैसा क्या करते थे, इन्वेस्ट कर देते थे कोई कोई के लैंड खरीदने में, ठीक है, इन या गोल्ड खरीदने में। तो इस तरह से देयर कंडीशन वाज मच बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रोमन एंड ससानियन एम्पायर। ससानियन एम्पायर जो था ईरानियन एम्पायर था, ठीक है। ईरान में जो एम्पायर है मौजूद हुआ, जो कि ईस्ट से रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सो रोमन एम्पायर क्या, रोमन एम्पायर डोमिनेटेड द मेडिटेरियन एंड ऑल रीजन अराउंड द सी इन बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ डायरेक्शन। तो आमतौर पे ये ज़्यादा फोकस थे मेडिटेरियन रीजन के पास। हाँ, यूरोप के सदर्न पार्ट में मेडिटेरियन सी है, उसी के ऊपर जो एरिया था वहाँ पे लोग ज़्यादा इनका फोकस था। वैसे तो इन लोग अफ्रीका को भी कंट्रोल कर रखे थे, नॉर्दर्न पार्ट को, यूरोप एशिया को भी कंट्रोल कर रखे थे। रोमन एम्पायर वाज कल्चरली मोर डाइवर्स, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था कि अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो डाइवर्सिटी वाज कल्चरली इट वाज मोर डाइवर्स। द रोमन हैड ए प्रोफेशनल आर्मी, इनका अपना प्रोफेशनल आर्मी था, ठीक है, जो कि परमानेंट बेसिस पे होते थे, उनको सैलरी दिया था। लेकिन ईरानियन ससानियन एम्पायर जो था, ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया एंड द अफगानिस्तान। ये एरिया जो था आपका ससानियन एम्पायर के अंदर था। ससानियन एम्पायर इज लेस डाइवर्स कल्चरली, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था, अनेकता था, अलग अलग तरह धर्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, डायलेक्ट के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं था, ठीक है, ससानियन एम्पायर में। ईरानियन हैड अ कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, मतलब क्या होता है कि जब जरूरत पड़ता है लड़ाई के लिए आर्मी की, तो उनको उठाया जाता था, उनको लेके आया जाता था, और फिर जैसे फार्मर वगैरह को बोला था आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, और इस तरह से टेम्परेरी बेसिस पे आर्मी हुआ करता था इनका, ठीक है। सो व्हाट वाज प्रिंसिपेट, ठीक है। The region established by Augustus, the first emperor in 27 BC was called Principate, ठीक है। जो अगस्तस ने 27 BC में जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसको हम प्रिंसिपेट बोलते हैं। प्रिंसिपेट जो था मतलब होता है कि लीडिंग सिटीजन। सो उसे अगर एक्चुअली इससे पहले जो था वहाँ पे सीनेट जो था ज़्यादा पावरफुल थे, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन अब अगस्टस ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसे रेस्पेक्ट था सीनेट का, और उस रेस्पेक्ट के लिए उसने अपने आप को एम्परर नहीं बोला, बल्कि उसने बोला कि वो ये प्रिंसिपेट है। प्रिंसिपेट मतलब होता है लीडिंग सिटीजन है, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको। नेक्स्ट आता है कि M4 के बारे में बताया हुआ आपको, ड्रेसल 20 के बारे में बता रखा, ट्रांसह्यूमन के बारे में बताया, स्लेव ब्रीडिंग। So it is a practice of encouraging female slave and their parents to have more children who would of course also be a slave। तो आमतौर पे स्लेव मेल फीमेल को बोला था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो मास्टर के एक तरह से स्लेव बनेंगे, ये था, ठीक है। मैपालिया, ठीक है, मैपालिया क्या होता था, आर द ओवन सेव्ड हट्स विच आर कैरिड बाई नोमैडिक कम्युनिटीज विच मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक तरह से हट होता था, ठीक है, और इसको कैरी करते थे जहाँ भी जाते थे, मान लो जाना तो उठा के लेके चले जाते थे। सो इट वाज ए हट दैट वाज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस बाय नोमैडिक पीपल। कौन, जो लोग भेड़ बकरी पालते थे और एक जगह सेटल नहीं होते थे, ऐसे लोग। कैस्टेलिया के बारे में बताया था कि ये विलेज हिल टॉप पे विलेज होता था, और जो कि
सेल्टिक स्पीकिंग लोग रहते हैं यहाँ पे। पॉलीथीजम मतलब मैनिंग मोर वर्शिपिंग मोर देन वन गॉड। पोली मतलब मेनी गॉड को मानने वाले लोगों को बोलते थे। तो रोमन एक तरह से पॉलिथिस्ट थे। पोस्ट रोमन स्टेट क्या हुआ कि द पोस्ट जर्मन ट्राइब अटैक द वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ रोम एंड एस्टैब्लिश देयर सेपरेट किंगडम एंड आर बेस्ट डिस्क्राइब एज द पोस्ट रोमन स्टेट। तो क्या हुआ ना कि जो यूरोप में मैंने बताया था कि जर्मनिक टाइप के लोग थे, उन्होंने अटैक किया, अटैक करके बहुत सारे एरिया रोमन एम्पायर से छीन लिया और छीन के उन्होंने अलग स्टेट एस्टैब्लिश किया। उसको हम पोस्ट रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। राइट ए नोट अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड religious condition during the during the later Roman Empire। ठीक है। So the 4th century itself was one of considerable ferment both cultural and economic। क्या होता है, पहला तो है रिलीजियस कंडीशन। क्या था, एक तो कल्चरल लेवल द पीरियड सो मोर मोमेंटस डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ। बहुत ज़्यादा धार्मिक जिंदगी में बदलाव आया था। किस तरह का बदलाव हम देखते हैं। द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, एक एम्परर का नाम था, राजा का नाम था, डिसाइडेड टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है। विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी, जब 7th सेंचुरी में इस्लाम ससानियन एम्पायर में इस्लाम आया, स्प्रेड होने लगा, तो उसने क्या किया कॉन्स्टेंटाइन ने कि क्रिश्चियनिटी को स्टेट का रिलीजन बना लिया, स्टेट रिलीजन। और जब वो स्टेट रिलीजन बन गया तो उसको स्टेट प्रमोट भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा। सो देयर वाज ए अदर रिलीजन फाउंड नेम्ड जुडाइज्म। ठीक है, ये भी एक धर्म था। इट वाज कंटेनिंग मोस्टली द ज्यूइश कम्युनिटी जो थे, ये लोग भी वहाँ पे एशिया में जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे जूइश कम्युनिटी के लोग भी रहते थे, और वो जो धर्म को मानते थे उस धर्म को हम जुडाइज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन had been polytheist। polytheist मतलब मैनिंग वर्शिपिंग मोर देन वन गॉड को तो एक तरह से उन लोग पॉलिथिस्ट थे जो कि बहुत सारे भगवान को मानते थे। पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, कॉन्स्टेंटाइन इनोवेटेड अ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, उसने कॉन्स्टेंटाइन ने कैपिटल सेटअप किया, ईस्टर्न कैपिटल। सेकेंड कैपिटल जो था, पहले तो रोम जो था फर्स्ट कैपिटल था, और सेकेंड कैपिटल ईस्टर्न कैपिटल जो था बाइजेंटाइन एम्पायर का, वो कॉन्स्टेंटिनोपल था। ठीक है। मेनी जर्मनिक ट्राइब अटैक द वेस्टर्न, ये मैंने बताया कि उन्होंने जर्मनिक ट्राइब के लोग थे, उन्होंने यूरोप में जो पार्ट था रोमन एम्पायर का उसको अटैक करके उन्होंने सेपरेट कंट्री डेवलप कर लिया, नेशन बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट है डियोक्लेटियन also fortified the frontier, reorganized provincial boundaries and separated civilian from the military function। He made new rules to prevail in the royal court। तो इसने जो था ये एम्परर जो था, इसने फ्रंटियर्स में फोर्टिफिकेशन, किला बनाया था, फोर्ट बनाया था, घेरा दिया था बहुत बड़ा, जिससे कि बाहर का अटैक से बचा सके। उस दूसरी बात इतना ही नहीं, उसने कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया था, अलग अलग कर दिया था। ठीक है। ही बहुत सारे लॉज भी बनाए थे। तो ये था पॉलिटिकल, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक नया कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, इसके बारे में मैंने बताया था पहले। कॉन्स्टेंटाइन इंट्रोड्यूस ए न्यू, ये राजा था, एम्परर था। ठीक है। न्यू डिनोमिनेशन ऑफ द सोलिडस, अ क्वाइन ऑफ 1/2 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। तो गोल्डन क्वाइन जो था इसने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 4.5 ग्राम का गोल्ड का हुआ करता था। ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, सोलिडस। सो सिल्वर कॉइन वर रिप्लेस्ड बाय गोल्ड, यानी कि अब उनका एम्पायर अच्छा डेवलप हो गया था, सोना वगैरह आ गया था, तो अब उन्होंने सिल्वर कॉइन को डिस्कार्ड कर दिया, एंड इन द प्लेस ऑफ दैट दे स्टार्टेड यूजिंग गोल्डन कॉइन। So monetary stability and its expanding population stimulated economic growth and investment in the rural establishment, including industrial installation like presses and glass factory। तो हम देखते हैं कि जो
मॉनेटरी स्टेबिलिटी था। जब गोल्ड सिस्टम यूज किया, गोल्डन कॉइन यूज किया था, इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि लोग जो थे बहुत प्रॉस्परस थे, बहुत धनी थे, और इन्होंने गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पे फैक्ट्री लगाए, प्रेसेस स्टैब्लिश किए वाइन वगैरह बनाने का, सो दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक, ठीक है, ग्रीक एम्पायर। सो हु वाज अगस्टस एंड व्हाट रिफॉर्म डिड ही इंट्रोड्यूस? तो अगस्टस कौन था? आपको फर्स्ट, अगस्टस वाज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। कब किया था? 27 BC में किया था, एंड रूल टिल 14 CE, ठीक है, ये AD है, आफ्टर क्राइस्ट। अंडर हिम रोमन एम्पायर अकॉम्प्लिश मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ दैट इज राइटली नोन एज द गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर। तो कौन सा गोल्डन एज था? जब अगस्टस जो था वहाँ का राजा था, उस पीरियड को हम गोल्डन एज बोलते हैं। रिफॉर्म क्या क्या उसने बदलाव लेके आया था, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या बदलाव है इसमें। पहला जो है कि ही एस्टैब्लिश पीस इन रोम, रोम में शांति व्यवस्था लेके आया, राजा का जो काम था। ही पेड अटेंशन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो इसने एक तरह से बहुत सारे रिफॉर्म, सुधार लेके आया, इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेटर किया, और इसकी वजह से वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। सिर्फ विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस मिलिट्री रिफॉर्म्स, उसने शुरू किया था, जिसमें कि एम्पायर को कंट्रोल करने की पूरी ये था, आपका प्लान था उसका। ही टुक स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, तो ये भी एक उसका स्टेप था कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स मतलब एग्रीकल्चर और ट्रेड वर्क को इम्प्रूव करने का काम था। ही डिड हिज बेस्ट टू मेंटेन कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन रशियन एम्पायर एंड अदर कंट्रीज। तो उसने ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था कि रशियन, रोमन एम्पायर एंड द अदर कंट्रीज, तो इस कमर्शियल रिलेशनशिप यानी कि व्यापार का जो रिश्ता उसने स्टैब्लिश किया दूसरे रोमन एम्पायर और दूसरे कंट्रीज के बीच में, और इस तरह से कमर्शियल आई मीन ट्रेड वगैरह को प्रमोट किया। तो ये भी रिफॉर्म अगस्टस ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि प्लेबियंस, प्लेबियंस कौन थे? पेट्रिशियन कौन थे? ये हम देखते हैं। दीज वर द कॉमन पीपल ऑफ रोम, रोमन एम्पायर, दे वर बर्डन विथ हैवी टैक्सेस। तो एक तरह से कॉमन मैन थे प्लेबियन, और इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। पेट्रिशियन जो थे रिच क्लास के, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के, नोबल क्लास के लोग थे, लैंडेड क्लास के लोग थे, और द हेड ऑफ द पेट्रिशियन फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड द सीनेट, और इन्हीं के जो हेड होते थे, मान लो कि कोई रिच क्लास का अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, तो फैमिली का जो भी हेड होता था ना, ही बिकम द मेंबर ऑफ द सेनेट। तो सेनेट जो थे वेल्दी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। सो कंसेप्ट ऑफ लेट एंटिक्विटी इंपॉर्टेंट है ये। द पीरियड ऑफ ग्रेट crisis from 4th to 7th century history of Roman Empire is known as the period of late antiquity. So 4th से 7th century 300 साल जो लग गया धीरे धीरे रोमन एम्पायर खत्म होने में, उसको हम बोलते हैं लेट एंटिक्विटी। ड्यूरिंग दिस पीरियड रोमन रूलर लाइक डायोक्लेटियन, कॉन्स्टेंटाइन मेड देयर बेस्ट एफर्ट्स टू शो द टाइड। इन्होंने दिखाया किस तरह से इकोनॉमी जो था और पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो गया। पॉपिरस, पॉपिरस क्या था? रीड, रीड मतलब लकड़ी था, जो प्लांट का, जिसके थ्रू हम जो कि बैंक रिवर के आसपास पाए जाते थे, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर नाइल के आसपास ग्रो होता था, जिसको लिखने के काम में आता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय डायोक्लेटियन, ठीक है। क्या क्या सुधार इसने लाया था? डायोक्लेटियन रूल्ड फ्रॉम 284 टू यहाँ 305 CE, करीब करीब 21 ईयर तक रूल किया था। एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ रोमन एम्पायर, उसने रोमन एम्पायर को के ग्लोरी, मान सम्मान को और आगे लेके गया था। ही इंट्रोड्यूस फॉलोइंग रिफॉर्म्स, क्या था? ही मेड न्यू रूल्स टू प्रिवेल इन द रॉयल कोर्ट, उसने रॉयल कोर्ट में बहुत सारे नए नए नियम कानून लेके आया था जो कि सबको मानना है। ही रीफोर्टिफाइड द फ्रंटियर एंड हिज एम्पायर, उसने अपने, मान लो इतना बड़ा एम्पायर, इसको घेराबंदी किया, ठीक है, जिससे वॉल से इसको कवर कर दिया, जिससे कि बाहर से कोई अटैक नहीं करता। ही डिवाइडेड हिज वास्ट एम्पायर इनटू हंड्रेड्स प्रोविंसेस, उसने पूरा अपने एम्पायर जो था एशिया, अफ्रीका और यूरोप में था, उसको उसने छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा आसान हो जाए। ही मेड आर्मी मोर पावरफुल टू consolidate
एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। तो आर्मी को भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उसने, और उनके स्ट्रांगनेस की वजह से आई मीन रोमन एम्पायर अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने लगे। ठीक है, सो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो शुरू किया गया था डायक्लेटियन के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड रोमन गवर्नमेंट स्टॉप कमिंग इन सिल्वर एंड बिगिन टू यूज गोल्ड क्वाइन। तो मैंने बताया था कि सिल्वर जो था बेसिकली आई मीन स्पेन के माइन से आता था, लेकिन धीरे धीरे वो एग्जॉस्ट होने लगा, तो सिल्वर के जगह पे उन लोग क्या करने लगे, गोल्ड क्वाइन यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।